Applying evidence. Memory techniques based on research. अगर हमें मेमोरी रिसर्च ने इतना कुछ बताया है और इतना स्टडी किया गया है, तो अब देखना यह है कि उस इंफॉर्मेशन को हम किस तरह इस्तेमाल करें जो रिसर्च से मिल रही है, जो एविडेंस मिल रही है, ताकि हम फ़ायदा उठा सकें कि हम अपनी अपनी इंफॉर्मेशन जो हम स्टोर करना चाहते हैं अपनी मेमोरी में, वो हमें अवेलेबल हो। हम अगर अपनी याददाश्त को इस तरह इस्तेमाल करना चाहें कि जो मालूमात हमें मिल रही हैं वो मालूमात हमें दोबारा बाद में याद आ जाए, तो उसमें एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कैसे हमारी मदद कर सकती है। पहली बात तो है कि डीप प्रोसेसिंग, मीनिंग और यूज़ ऑफ वर्ड्स। ये हमने पहले भी रिहर्सल में पढ़ा है कि अगर आप लफ्ज़ों के मतलब या उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसको उस वक़्त दोहराएँ, उस पे फ़ोकस करें, तो वो डीप प्रोसेसिंग होती है और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ज़्यादा रहती है। फिर किसी कॉन्टेक्स्ट में प्लेस कर लेते हैं, किसी लार्जर कॉन्टेक्स्ट में, कौन-सी जगह थी, हो क्या रहा था, या किसी और स्टोरी का हिस्सा बना देते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी पेग्स या खूंटियाँ होती हैं, जिनमें आप अपनी स्टोर करने वाली चीज़ें हैंग कर सकते हैं। और अगर आपने उसको ऑर्गेनाइज इस तरह किया है कि आपने ऐनक को रखते हुए इमेजिन कर लिया है, तो हम इसको मेमोरी के पेग्स भी कहते हैं कि वो कहाँ पे हमने चीज़ स्टोर की है। और रिट्रीवल क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रिकॉल, रिट्रीवल, रिटेंशन। रिटेंशन है स्टोर हुई भी है, रिकॉल ये कि उसको आपने याद करना है, और रिट्रीवल उसको वापस लाना है, स्टोर में से निकालना है। तो इनकोडिंग का बहुत रिट्रीवल से ताल्लुक है। रिसर्च ये शो करती है कि इनकोडिंग से रिट्रीवल पे बहुत असर पड़ता है। बेसिक आइडिया इन सारे एक्सपेरिमेंट्स का ये है कि इनकोडिंग कैसे की जा रही है, और ये मेजर करते हैं कि रिट्रीवल यानी मेमोरी प्रोसेस जो है वो किस तरह कोडिंग से रिलेटेड है या इन्फ्लुएंस होता है। मसलन अगर आपको ये कहा गया कि चिकन का लफ्ज़ याद रखना, तो आप इस तरह भी याद रख सकते हैं इस जुमले को इस्तेमाल करके, शी कुक द चिकन, या ऐसे भी रख सकते हैं द ग्रेट बर्ड स्वूप डाउन एंड कैरिड ऑफ द स्ट्रगलिंग चिकन। इन दोनों जुमलों को एक दफ़ा पढ़ लें। मेरा सवाल ये कि इन दोनों में से किस सेंटेंस के लिए आपकी मेमोरी ज़्यादा विविड थी? तो ज़ाहिर है वो जो था कि एक बड़ा सा परिंदा आया और वो चूज़े को उठाकर ले गया, वो ज़्यादा विविड थी। तो इसको हम कहते हैं रिट्रीवल क्यू आपने बना लिया, जो ज़्यादा इफेक्टिव है। फिर वर्ड्स को किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करें सिंपल सेंटेंस की बजाय। तो जो दूसरा सेंटेंस था वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। उसकी वजह ये होती है कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, बड़े और ज़रा पेचीदा जुमले होते हैं, उनमें कनेक्शन ज़्यादा बन जाते हैं। तो मेमोरी में जितने कनेक्शन बने, उतना ही ज़्यादा वो आपके लिए बाद में याद आनी आसान हो जाती है। फॉर्मिंग विजुअल इमेजेस, इस एक्सपेरिमेंट यानी पेयर एसोसिएट लर्निंग में दो वर्ड याद करने थे उन्होंने, दरख्त और किश्ती, यानी बोट एंड ट्री। तो उनको कुछ लोग रिपीट करते रहे, बोट ट्री, जबकि कुछ लोग जो हैं उन्होंने उसके साथ एक विजुअल इमेज बनाया। तो हम देख रहे हैं कि जो इमेजरी ग्रुप है, उनका जो स्कोर है वो इस दूसरे से कहीं बेहतर है, जो रेपिटेशन ग्रुप था। फिर वर्ड्स को अपने से भी लिंक कर सकते हैं। मेमोरी तब इम्प्रूव होती है जब हम इनकोडिंग करें सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट के जरिए। यहाँ पे भी लेफ्ट पे क्वेश्चन था, क्या ये लफ्ज़ आपको डिस्क्राइब करता है? एक सवाल ये भी हो सकता है कि क्या ये लफ्ज़ किसी और लफ्ज़ से राइम करता है, जैसे हैप्पी का वर्ड है। आप कहते हैं क्या हैप्पी स्नैपी से राइम करता है? क्या हैप्पी आपको डिस्क्राइब करता है? तो जब उनको अपनी ज़ात से रिलेट करके सवाल पूछा गया, तो आपको ये जो ग्रीन में नज़र आ रहा है डिस्क्राइब्स यू, इसमें लोगों की मेमोरी सबसे बेहतर। फिर इंफॉर्मेशन जनरेट करें। अगर हम इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए ट्री बना लें इस तरह का, जैसे मिनरल्स हैं, तो हम मिनरल्स में स्टोर्स और मेटल्स कर दें, उसमें रेयर कॉमन और एलॉयज कर दिए, ये ऑर्गेनाइजेशनल ट्रीज कहलाते हैं। फैक्टर्स दैट एड इन कोडिंग, इसको एक चार्ट की तरह या एक ट्री की तरह हमने यहाँ भी डिस्क्राइब कर दिया है। इसमें एक तो है कि आप एक्टिव क्रिएशन कर रहे हैं। एक्टिव क्रिएशन के दो मतलब हैं,
एक आप इंफॉर्मेशन जनरेट करें और एक टेस्टिंग करें। इसको आगे चल के हम करेंगे कि सिर्फ रीड करने की बजाय खुद को टेस्ट करना चाहिए इंफॉर्मेशन पे, जो कि एग्जाम में यूज़ हो सकता है बहुत ज़्यादा। फिर आप कनेक्शंस क्रिएट करें, जैसे इमेजरी है टीओ बोट वाली दिखाई थी, अपने आप से लिंक करें, सेल्फ रेफरेंस देखें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ करें। ऑर्गेनाइजेशन जो एक स्ट्रेटजी है उसमें रिकॉल बाय ग्रुप करें, जैसे ग्रुपिंग कर लें, फ्रूट्स अलग हैं, मिनरल्स अलग हैं। फिर एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से उसको करें, जैसे ट्री का एक्सपेरिमेंट है कि उसको आप ऑर्गेनाइज कर लें एक ट्री की तरह, और मीनिंगफुल फ्रेमवर्क बनाएं। रिट्रीवल क्यूज में प्री रिकॉल की बजाय क्यूड रिकॉल के कोई हिंट या क्यू आपने किया हुआ है। मैचिंग कंडीशंस अगर हों, जहां आपने याद किया था, इनकोडिंग की थी, वहीं पे रिकॉल बेहतर होती है, यानी दोबारा वहीं पे जाएं तो वो रिट्रीवल बेहतर होता है जिस जगह बैठ के किया था। इनकोडिंग स्पेसिफिसिटी ये होती है, जैसे ये एक्सपीरियंस है कि पानी के अंदर गोता लगाते हुए इस पानी के नीचे जाकर उन्होंने कोई लिस्ट याद की, तो वो ज़मीन पे उस तरह याद नहीं आई, पानी में जब गए दोबारा तो ज़्यादा बेहतर याद आई। इसको स्पेसिफिसिटी कहते हैं कि आपने जिस माहौल में कोई चीज़ याद की हो। स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग जो है वो एक एक्सपेरिमेंट का यहाँ पे हम रिजल्ट देख रहे हैं। जैसे मूड में कोई चीज़ याद की हो, उस मूड में वो दोबारा बेहतर याद आती है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इसमें कि अगर स्टडी जो है उसमें सैड का था और टेस्ट में सैड की रिकॉल बेहतर थी और हैप्पी की रिकॉल कम थी। अगर हैप्पी मूड था तो उसमें सैड की रिकॉल कम थी और हैप्पी की ज़्यादा थी। तो ये मूड जो है इसको स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग कहते हैं। ट्रांसफ़र एप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग ये होती है कि जिस टास्क को जब प्रोसेस किया जा रहा है तो उसी तरह की टास्क आपको रिट्रीवल में भी दी गई है जिस तरह की आपने इनकोडिंग में की थी। तो ये इनकोडिंग की कुछ टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए रिट्रीवल आसान हो जाता है।